करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC AEN ग्रुप बी 70%, LGS जो WCR दैट इज पश्चिम मध्य रेल द्वारा कंडक्ट कराया गया था उसके इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ऑन द डेट 27 फरवरी 2022 को। तो यह क्वेश्चन जो है, यह एग्ज़ाम जो है टोटल 2 घंटे का था। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इस पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल 55 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इस 55 क्वेश्चंस में बेसिकली दो भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस पार्ट 1 में जो है 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और पार्ट 2 जो है बेसिकली उसमें 15 क्वेश्चंस हैं, जिसके सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो राजभाषा सेक्शन से हैं। उसके बाद हम उसमें देखेंगे स्टैब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने ज़्यादा फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको बाईपास करते हुए हम चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन द कंट्री डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ राजभाषा। तो राजभाषा के आधार पर जो है बेसिकली हमारे भारत देश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, फॉर राजभाषा मध्य प्रदेश कम्स इन विच रीजन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बेसिकली मध्य प्रदेश जो है वह उसमें अधिकांशतः हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली वह का क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो एवरी ईयर व्हेन इज़ द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। तो हिंदी डे जो होता है बेसिकली वह 14 सितंबर को होता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो हिंदी है उसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे। और इसके अलावा वर्ल्ड हिंदी डे जो है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, उसको विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया, इसको एक जो कंट्री है फिजी, उसमें यह मनाया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, तो 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है उसको मॉरिशस में मनाया गया था, ठीक है। और प्रथम विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वह नागपुर में मनाया गया था, ठीक है, 10 से 12 जनवरी 1975 को। और जो अभी 12वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वह 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए जो है बेसिकली नोडल मिनिस्ट्री अगर बात करें तो वह फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है तो इसको आयोजित कराता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करेंगे, 10 जनवरी को करेंगे। हु इज़ द हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति का जो प्रेसिडेंट होता है वह कौन होता है, आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए, राजभाषा इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है।
कि राजभाषा कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो इसका आंसर होगा देवनागरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज देवनागरी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद से ये टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको हम किसी और अन्य वीडियोस में देखेंगे। अब सीधे चलते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन की ओर। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे जो हैं क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये पूरे कैसे हैं क्वेश्चन है, टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चन है। तो हम आते हैं यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल सेक्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, पार्ट 2। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, देर आर 15 क्वेश्चन इन दिस पार्ट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट करेंगे। फॉर हाउ मेनी डेज मैक्सिमम LAP कैन बी एक्यूमुलेटेड इन रेलवेज। देखिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से जिनको पढ़ने की कोई ज़रूरत, पढ़ लिख के कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है LAP का एक्यूमुलेशन कितने दिन का होता है, दैट इज 300 डेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डेज मैक्सिमम LHAP या हाफ LAP कैन बी एक्यूमुलेटेड इन रेलवेज। तो हाफ LAP की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए कोई निर्बाध्यता नहीं है, तो दिस इज अनलिमिटेड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है, what is the maximum variation in distance by rail permitted from direct route distance in case of privilege pass in railways। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है, what is the maximum variation in distance by railway permitted from direct route distance in case of privilege pass in the railway। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट रूट है, ठीक है, तो इस केस में व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन डिस्टेंस बाय रेल परमिटेड फ्रॉम डायरेक्ट रूट डिस्टेंस इन केस ऑफ प्रिविलेज पास इन रेलवेज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इफ़ द डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन वाया अ लॉन्गर रूट preferred by a railway servant does not exceed by 15% of the distance via direct route, such passes may be issued even if a double journey over a small portion is involved। ठीक है, तो इस केस में जो है तो लेस देन 15% तक के लिए जो है तो मार्जिन रहता है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। इन रेलवेज चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉज ऑब्लिक ऑफिसर्स गेट स्कूल पास व्हेन हॉलीडेज आर देयर फॉर। तो इस केस में मोर देन 4 डेज, मोर देन 10 डेज, मोर देन 3 डेज और नन ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें, तो कोई भी रिकॉग्नाइज वैकेशन दैट शुड नॉट लेस देन 3 consecutive डेज और ड्यूरेशन और क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। तो इस केस में जो है तो railways children of railway employees get a school pass, okay, so for more than 3 consecutive days। so option number C is the right answer। ठीक है, तो इस केस में रेलवे एम्प्लॉयज़ को जो है तो 3 सेट्स, ठीक है, और 6 हाफ सेट्स पर ईयर स्कूल पास जो होता है दैट मे बी इशूड टू सन और डॉटर ऑफ रेलवे सर्वेंट। और सन की बात करें यहाँ पे, तो बॉय अंडर 18 ईयर्स एज एंड गर्ल्स ऑफ एनी एज। और गर्ल की बात करें अगर, तो गर्ल ऑफ एनी एज, उसको 3 सेट्स और 6 हाफ सेट का जो स्कूल पास है वो इशू हो जाता है। ठीक है, हु इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इसके अलावा 3 सेट्स और 6 हाफ सेट्स के अलावा जो है तो पेरेंट्स और गार्जियंस जो भी होते हैं उनको भी क्या है, एक सेपरेट पास इशू होता है। ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियंस में बी इशूड अ सेपरेट पास फॉर गोइंग टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स और रिटर्निंग अलोन आफ्टर लीविंग द स्टूडेंट्स। तो या तो अपने बच्चे को जैसे वो छोड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट पास इशू होगा उनको, या छोड़कर फिर से वापस आने के लिए जो है तो उनको वह पास इशू होगा। ठीक है,
for going to bring the students or returning alone after leaving the student at school or college. ठीक है, और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो द passes issued shall be treated as part of one half set of school pass. It will not count as separate half set. ओके, तो ये हो गया more than 3 days. नेक्स्ट है as per discipline and appeal rule how many types of penalties is there. So D and AR के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पेनाल्टीज होती हैं. वन इज़ व्हाट, माइनर पेनाल्टीज, दैट इज SF11, और अदर इज़ व्हाट, मेजर पेनाल्टीज, दैट इज SF5. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो रेलवे सर्वेंट पास रूल्स हैं वह कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं, तो बेसिकली ये रूल से होते हैं. सो इसके लिए जो इंडियन रेलवेज में रूल है दैट इज़ रेलवे सर्वेंट्स पास रूल्स 1986. ठीक है, इसको भी याद रखिए, रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986. ठीक है, और डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पूरा पढ़ के जाइए. DAR दैट इज डर 1968. ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल कंपलसरी रिटायरमेंट कम्स इन विच टाइप्स ऑफ पेनाल्टीज इन द रेलवे. सो बेसिकली कंपलसरी रिटायरमेंट जो है तो वह है मेजर पेनाल्टीज के तौर पे गिना जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ मेजर पेनाल्टी. ठीक है, और इसका आंसर होगा 2 पेनाल्टीज. ठीक है, 2 टाइप्स. तो मेजर पेनाल्टीज में अगर बात करें दैट इज SF5, तो इसमें बेसिकली 4 टाइप्स की पेनाल्टी जाती हैं. इट मे बी अ रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस. ठीक है, ठीक है, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस. ठीक है, इसके अलावा कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है, इसके अलावा रिमूवल हो सकता है, इसके अलावा डिसमिशल हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से 4 जो है पेनाल्टीज जो है, तो इस मेजर पेनाल्टीज के अंदर 4 तरह की पनिशमेंट आती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रूल ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन HOER अप्लाइज ऑन विच रेलवे एम्प्लॉयज़. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. HOER इसको गवर्न करने के लिए HOER रूल्स 2005 बनाए गए हैं, दैट इज आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 से गवर्न होता है. और ये रूल्स जो हैं अप्लीकेबल होते हैं, दैट इज इन्फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन गजट. ठीक है, दैट इज 28 फरवरी 2005. तो फरवरी महीना जो कि 28 डेज़ का होता है 2005 में, 28 डेज़ का, तो जो लास्ट दिन है उसी दिन इसको इन्फोर्स किया गया है यहाँ पे. तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो HOER जो होता है दैट इज अप्लाइज टू ऑल नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन रेलवेज एक्सेप्ट दैट इज RPF स्टाफ, इसके अलावा स्टाफ गवर्नड अंडर फैक्ट्री एक्ट. ठीक है, इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन एक्ट और माइनिंग एक्ट के तहत जो भी स्टाफ आते हैं. ठीक है, जो फैक्ट्री एक्ट, इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन एक्ट और माइनिंग एक्ट के तहत स्टाफ आते हैं उन पर भी ये HOER लागू नहीं होता. और कैजुअल लेबर दैट इज गवर्न अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, तो उनके लिए भी ये जो है तो HOER लागू नहीं होता. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, ऑल नॉन गजेटेड ग्रुप C एंड D एम्प्लॉय. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. इसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के लिए भी लागू नहीं होगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नायर यहाँ पे, तो ये तो सबसे बन जाएगा. ठीक है, दैट इज नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, दैट इज नायर, दैट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल. ओके, if a employee dies during service or after retirement, then his wife or minor children who are completely dependent on him, which type of pension is given to them. ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे पेंशन की, ठीक है, तो इस केस में अगर कोई एम्प्लॉयज़ है जो कि सर्विस के दौरान या आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट जो है डेथ कर जाता है, तो उसकी वाइफ या उसके माइनर चिल्ड्रंस और साथ में उस पर डिपेंडेंट है, तो किस तरह की पेंशन जो है तो उसको दी जाती है. तो बेसिकली
जो है तो इसके लिए फैमिली पेंशन बनाई गई है, ठीक है, फैमिली पेंशन दी जाती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये फैमिली पेंशन हो गया। इसके अलावा अगर हम पेंशन की बात करें तो जो अभी ये एट प्रेजेंट जो हमारा पेंशन रूल्स है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम पेंशन है एट प्रेजेंट दैट इज़ 9,000 पर मंथ है, और मैक्सिमम लिमिट ऑन पेंशन इज़ 50% ऑफ द हाईएस्ट पेमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ प्रेजेंटली 1,25,000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। सो पेंशन इज पेएबल अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ डेथ, ओके। इसके अलावा आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दैट शुड नॉट एक्सीडिंग 40%, ठीक है, तो 40% पेंशन कम्यूट कर सकते हैं। अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ एन ऑप्शन टू कम्यूट अ पोर्शन ऑफ पेंशन दैट शुड नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ इट, ओके, तो ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 20 लाख रुपीज़। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेचुइटी एडमिसिबल इज 20 लाख रुपीज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज करंट मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुइटी फॉर रेलवे एम्प्लॉयज आफ्टर सुपर एनुएशन और कंप्लीशन ऑफ अ रेलवे सर्विस, तो ये कितना है 20 लाख रुपीज़, अभी हमने बात करी इस पर। नेक्स्ट है, इन रेलवेज DRF इज एन एब्रीविएशन ऑफ विच वर्ड्स, तो सबको पता है DRF इज नथिंग बट अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है वह DRF होता है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं तो उनके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, जो है तो DRF से जो है तो पैसा लिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ओके। सो इसके अंदर रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल करते हैं जितने भी ओल्ड एसेट्स हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट है, PVC यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन रेलवे एब्रीविएशन एज प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ठीक है, तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स इन एडवांस अलॉन्ग विद द टेंडर फॉर्म इज कॉल्ड, देखिए इस पर हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, सिक्योरिटी मनी, अर्नेस्ट मनी और बैंक गारंटी के बारे में, ठीक है। तो जब भी द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर इन एडवांस अलॉन्ग विद द टेंडर फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, तो दिस इज कॉल्ड अ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD। अगर हम EMD की बात करें तो एक स्मॉल रिफंडेबल अमाउंट जो होता है दैट शुड बी कलेक्टेड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम ईच बिडर, प्रत्येक बिडर से जो है तो डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि दैट बिडर डज नॉट सबमिट अ डमी बिड और बैक आउट एट अ टाइम ऑफ टेंडर ओपनिंग, ठीक है, कि टेंडर ओपनिंग के समय कहीं वो भाग न जाए या पीछे ना हट ले या फिर कोई डमी बिड जो है तो वो सबमिट ना कर दे, तो इसलिए जो है तो डिपार्टमेंट जो भी है वह स्मॉल रिफंडेबल अमाउंट जो है बिडर से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और आफ्टर refuses टू टेक कॉन्ट्रैक्ट देन दिस EMD इज फॉरफिटेड, अगर बिडर जो होता है टेंडर ओपन हो गया और बिडर ने बोला कि नहीं जो है तो यह कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर देता है, तो इस केस में वह EMD जो होता है उसका वह जब्त हो जाता है या फॉरफिटेड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विथ बायर, अब एक बार क्या टेंडर अवार्ड हो गया, टेंडर अवार्ड होने के बाद क्या होता है, अब सिक्योरिटी मनी उसके साथ डिपॉजिट होता है। सो बिडर को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है सो दैट ही डज नॉट, यह इंश्योर करने के लिए कि वह जो है जो भी काम उसको असाइन हुआ है वह काम उसको तय समय पर पूरा कर दे, ठीक है। सो एज पर वर्क ऑर्डर ही शुड हैव टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। द बायर कैन रिकवर द लॉस बाय फॉरफिटिंग हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वह किस फॉर्म में होता है, जनरली बैंक गारंटी के फॉर्म में हो सकता है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में हो सकता है या कैश के फॉर्म में हो सकता है।
क्योंकि अर्नेस्ट मनी की बात करें तो अर्नेस्ट मनी जनरली होता है वो है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके लिए कैश या चेक जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे टेंडर अवार्ड हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो अर्नेस्ट मनी होती है उसको वह लौटा दी जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्योंकि जमा हो जाती है उस केस में, तो जब भी उसको फाइनल मतलब वो बिड उस हो गया तो उस केस में ईएमडी जो होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उसको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म आता है कॉशन मनी। तो कॉशन मनी भी क्या होता है, कॉशन मनी इज अ अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू पे व्हेन they rent any property or use any service which will not be returned if they damage something or any money at the end of the contract, ठीक है। अगर कुछ आपने जो है तो गड़बड़ कर दिया, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, तो इस केस में जो भी कॉशन मनी होती है वो जब्त कर ली जाती है, ठीक है। बैंक गारंटी की बात करेंगे तो बैंक गारंटी बेसिकली क्या होता है, इट इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिवन बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो बैंक गारंटी जो होता है तो कस्टमर के लिए बैंक की तरफ से दी जाती है, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड होता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दैट बेसिकली दैट अंडरटेक्स टू पे और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ डेटर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। कि मतलब ये बोलता है कि अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो इस केस में जो है तो उसका जवाबदार जो होगा बैंक होगा, या बैंक उसकी भरपाई करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो है एक बैंक गारंटी जो है तो संबंधित बैंक दे जाता है। जितने सारे अभी बड़े बड़े डिफॉल्टर हुए हैं तो वो सब बैंक गारंटी के चक्कर में ही जो है तो बैंकों का काफ़ी लॉस हुआ है, ठीक है। सो इफ़ द बायर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट टू द सेलर और क्रेडिटर देन द बैंक पेज द फिक्स्ड अमाउंट टू द सेलर एज द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट मेट, ठीक है। सो हमने तीनों चीजें देख ली। यहाँ पे अर्नेस्ट मनी जो है तो राइट आंसर होगा। इन रेलवेज सच स्टोर कॉन्ट्रैक्ट इन विच क्वांटिटी इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो जब भी क्वांटिटी अगर फिक्स नहीं होती तो इस केस में जो है तो इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी 2022 का पेपर है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यह इसका आंसर क्या होगा, रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में रेट कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको देख के जाना आप, ठीक है। तो बेसिकली अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो रेट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स करेंसी द कॉन्ट्रैक्टर इंगेजेस टू सप्लाई मटेरियल्स ऑन डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एट अ फिक्स्ड यूनिट रेट्स और प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ द रिसीट ऑफ सच डिमांड्स, ठीक है। So rate contract is essentially related to a fixed rate, okay। तो इसलिए रेट कॉन्ट्रैक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिव्यू ऑफ बजट, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से नहीं है ये, ठीक है। फरवरी रिव्यू, अगस्त रिव्यू, नवंबर रिव्यू, अगस्त रिव्यू को भी ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। सो अगस्त रिव्यू यहाँ पे राइट आंसर होगा पुराने पैटर्न के आधार पर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमने जो है तो इस पेपर के इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चन को देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।